अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। दिन भर के समाचारों का शुभारंभ कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ। वैसे तो अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने को लेकर भारत का स्टैंड अभी स्पष्ट नहीं है, किंतु तालिबान की पाकिस्तान से मित्रता बहुत गहरी है। किंतु अब रक्षा विशेषज्ञों को इस मित्रता में एक बड़े विनाश की आशंका दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि तालिबान पहले पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाएगा और उसके पश्चात पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा जमा सकता है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का भंडार असुरक्षित माना जाता है, इसीलिए आशंका ये है कि कहीं न्यूक्लियर हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। यदि तालिबान के आतंकियों के हाथ परमाणु हथियार लगे तो पूरी धरती के सर्वनाश का संकट मंडरा सकता है। इधर अमेरिकी सांसदों ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा है कि तालिबान के हाथ पाकिस्तान के परमाणु हथियार न आएं, इसके लिए बाइडेन सरकार क्या रणनीति अपना रही है। पाकिस्तान की सहायता से तालिबान अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने चुटकियों में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया और अमेरिकी सरकार देखती रह गई। इसी घटना के पश्चात अब तालिबान ने पाकिस्तान पर नियंत्रण कर यदि परमाणु शस्त्र हथियार लिए तो संसार के विनाश में देर नहीं लगेगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी में मात्र एक दिन शेष है, किंतु इससे पूर्व ही काबुल हवाई अड्डे पर 5 रॉकेट दागे गए हैं, जिन्हें अमेरिका मिसाइल रोधी प्रणाली ने इंटरसेप्ट किया है। इस हमले का उत्तरदायित्व अभी तक किसी ने भी नहीं लिया है। रॉकेट हमले सोमवार प्रातः काबुल के सलीम कारमा क्षेत्र में हुए। विस्फोट के पश्चात गोलीबारी आरंभ हो गई। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी कौन कर रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उन्होंने 3 धमाकों की आवाज़ सुनी। बाद में आग की तरह आसमान में चमक उठती देखी गई। रॉकेट दागे जाने के पश्चात अफगानी नागरिक भयभीत हो गए हैं। उधर तालिबान के एक प्रवक्ता ने रविवार की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हवाई अड्डे के निकट एक कार बम को नष्ट कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका पर पूरे युद्ध के दौरान हवाई हमलों में कई नागरिकों को मारने का आरोप भी लगाया गया है। ये अमेरिका के स्थानीय समर्थन खोने का एक बड़ा कारण भी है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने एक बयान में कहा, हम आज काबुल में एक वाहन पर हमले के पश्चात नागरिकों के हताहत होने की समाचार से अवगत हैं। अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सेना इस बात की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्दोष जीवन के किसी भी संभावित नुकसान से हमें गहरा दुख होगा। इस घटना के पश्चात भी अमेरिका द्वारा सैनिकों की वापसी का अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका अभी तक 1,14,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल चुका है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नए पाठ्यक्रम में जिहादी हिंसा को कट्टरपंथी धार्मिक आतंक का ही एक रूप बताया गया है। यूनिवर्सिटी की ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए आतंकवाद निरोध पर एक नए पाठ्यक्रम में इस दावे के साथ ये भी कहा गया कि तत्कालीन सोवियत संघ और चीन में कम्युनिस्ट शासन आतंकवाद के प्रमुख राज्य प्रायोजक थे, जिन्होंने कट्टरपंथी इस्लामी राज्यों को प्रभावित किया। कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद और उसके प्रभाव शीर्षक वाले नए पाठ्यक्रम के मॉड्यूल में से एक में कहा गया है कि कट्टरपंथी धार्मिक प्रेरित आतंकवाद ने 21वीं सदी के आरंभ में आतंकवादी हिंसा को जन्म देने में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई है। कुरान की विकृत व्याख्या के परिणाम स्वरूप जिहादी पंथवादी हिंसा का तीव्रता से प्रसार हुआ है, जो आत्मघाती और हत्याकांड में आतंक द्वारा मृत्यु का महिमा मंडन करती है। इसमें कहा गया है, कट्टरपंथी इस्लामी धार्मिक मौलवियों द्वारा साइबर स्पेस के शोषण के कारण दुनिया भर में जिहादी आतंकवाद का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार हुआ है। जिहादी आतंकवाद के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रसार के कारण गैर इस्लामिक समाजों में हिंसा में तीव्रता आई है, जो धर्मनिरपेक्ष हैं और अब हिंसा की चपेट में आ रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है। एक अन्य मॉड्यूल है जिसका शीर्षक है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ये कहता है, आतंकवाद का सदैव एक भौगोलिक आधार होता है और इसके संचालन के लिए समर्थन का ठिकाना होता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद बड़े पैमाने पर पश्चिम और सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक युद्ध के दौरान रहा है। सोवियत संघ और चीन आतंकवाद के प्रमुख राज्य प्रायोजक रहे हैं और वे अपनी खुफिया एजेंसियों के प्रशिक्षण, सहायता और साम्यवादी उग्रवादियों और आतंकवादियों को साजो सामान देने के मामले में भारी रूप से सम्मिलित रहे हैं। इसमें आगे लिखा है, शीत युद्ध के पश्चात की अवधि में इस प्रवृत्ति को कई कट्टरपंथी इस्लामी राज्यों द्वारा अच्छी तरह से अनुकूलित किया गया, जिन्होंने कम्युनिस्ट शक्तियों की पहल की और सामरिक रणनीतियों को प्रतिबिंबित किया और विभिन्न आतंकवादी समूहों की सहायता और हथियार देना जारी रखा। अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों एवं दूसरे देशों के नागरिकों की
अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों एवं दूसरे देशों के नागरिकों की निकासी चलती रहेगी। अमेरिका समेत लगभग 100 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि तालिबान ने अफगानों और उनके नागरिकों को सुरक्षित देश से बाहर जाने देने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के साथ करार के अंतर्गत तालिबान ने कहा है कि वह चाहे विदेशी हों या अफगानी नागरिक जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं वो उन्हें जाने देगा। तालिबान को सुरक्षा हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने हवाई अड्डे के गेट के पास से अपने सैनिक हटा लिए हैं। अब इन द्वारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तालिबान के हाथों में दे दिया गया है। इससे पूर्व काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने हवाई अड्डे के आसपास के सभी अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट सर्कल गेट, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड पंजशीर पेट्रोल स्टेशन के पास वाले गेट को तुरंत खाली करने को कहा था। साथ ही लोगों को हर समय खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चौकन्ना रहने, कर्फ्यू के नियमों सहित स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया था। अफगानिस्तान से अपने बचे सैनिकों और मददगार अफगान नागरिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी अब तेज कर दी गई है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी बलों के शेष सैनिक काबुल हवाई अड्डे पर हैं और इन्हें मंगलवार से पहले निकाल लिया जाएगा। पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को कहा कि सैनिकों की वापसी से पहले 1000 से अधिक आम नागरिक ही हवाई अड्डे पर उड़ान भरने की प्रतीक्षा में हैं। उत्तराखंड में एक बार पुनः भारी वर्षा का कहर देखने को मिला। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के जुम्मा गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इस घटना में कई लोग लापता हैं। इस बड़े प्राकृतिक आपदा में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम रवाना हो चुकी है। दर्जनों घर जमींदोज हो गए हैं। बादल फटने की घटना के बाद क्षेत्र के दर्जनों घर मिट्टी में मिल गए हैं, जबकि जुम्मा गांव के पास भूस्खलन से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 अन्य की मलबे में दबे होने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में 42,900 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और 380 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 है। रिकवरी रेट अभी 97.51% है। पिछले 24 घंटे में 34,763 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिससे अब तक कोरोना से 3,19,23,405 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.41% है, जो कि पिछले 65 दिनों से 3% पर बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 3.02% है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 31,14,696 डोज भी दी गई है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,666 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर अब 64,56,939 तक पहुंच गई है। इसी दौरान कोविड-19 के 131 रोगियों की मृत्यु के पश्चात मृतकों की संख्या बढ़कर 1,37,157 हो गई है। देश के कई प्रांतों में वर्षा का अलर्ट घोषित हुआ है। उत्तराखंड से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक भारी वर्षा के अनुमान हैं। मौसम विभाग की ओर से पश्चिम और दक्षिण अरब सागर में तेज गति से हवा चलने का अनुमान जताते हुए तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी वर्षा हो रही है। केरल के कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, पलक्कड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल, विदिशा, रीवा, होशंगाबाद में गरज के साथ भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक वर्षा की संभावना है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर तेलंगाना और केरल तक वर्षा का अलर्ट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा में भी वर्षा हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री को यह सुझाव दिया गया है कि अफगानिस्तान की बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसार के सभी देश तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करें। चीन के सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अभी तालिबान को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए आज का दिन विशेष रहा, जहां शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं योगेश ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार गोल्ड से चूक गए और उनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा। देवेंद्र के साथ सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के साथ भविष्य के सुदृढ़ संबंधों का संकेत तालिबान के एक शीर्ष नेता ने दिया है। शेर मोहम्मद अब्बास स्थानक जई ने कहा है कि भारत उपमहाद्वीप के लिए बहुत मायने रखता है और तालिबान पहले की तरह ही भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बरकरार रखना चाहेगा।
बता दें कि स्टेनक जई ने 1980 में अफगान आर्मी कैडेट के रूप में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी। 1996 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने केयरटेकर सरकार के रूप में उप विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला था। स्टेनक जई का ये बयान उस समय आया है जब भारत ने काबुल से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है और काबुल स्थित दूतावास को खाली कर दिया गया है। तो बस इतनी सी बात में आज के समाचारों में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारे समाचार अच्छे लगे होंगे, रोचक लगे होंगे। आप समाचारों में क्या देखना चाहते हैं इसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं हमारे akhandmanthan@gmail.com पर। आपने हमारा कार्यक्रम देखा, बस इतनी सी बात। इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।